आज के इस वीडियो में हम कूलॉम्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। कूलॉम्स लॉ को अल्टरनेटिवली इन्वर्स स्क्वायर लॉ ऑफ कूलॉम्ब या फिर कूलॉम्ब के व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहा जाता है। कहीं कहीं किताबों में इसको स्थिर वैद्युत बल का नियम भी लिखा गया है। इस वीडियो में हम कूलॉम्स लॉ के बारे में बिल्कुल बेसिक से जानेंगे और इस वीडियो में जो कुछ भी कूलॉम्स लॉ के बारे में बताया गया है उसका एक PDF लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले यह समझते हैं कि यह नियम किस बारे में है, मतलब कि कूलॉम्स लॉ जो है वो आखिर है किस बारे में। आप सभी जानते हैं कि कोई भी पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है और अणुएं परमाणुओं से मिलकर, और परमाणु भी दो मौलिक कण इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक से मिलकर बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, यानी कि ऋण आवेशित कण है, और नाभिक पर धन आवेश होता है। इसका कारण नाभिक के भीतर उपस्थित प्रोटॉन होता है जो एक धन आवेशित कण है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको याद होगा कि किसी चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। अगर हम दो चुंबक लें और एक के ऊपर एक रखें तो दो घटनाएं घटित हो सकती हैं। पहला, या तो दोनों चुंबक चिपक जाएंगे या दोनों एक दूसरे को विपरीत दिशा में धकेलने का प्रयास करेंगे। अब ऐसा इसलिए क्योंकि दो सजातीय ध्रुव, मतलब एक जैसी प्रजाति के, जैसे उत्तरी ध्रुव या फिर दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को धकेलते हैं, रिपल करते हैं, और दो विजातीय ध्रुव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। बिल्कुल यही चीज आवेशों के साथ भी होता है। दो विजातीय आवेश आकर्षित होते हैं और दो सजातीय प्रतिकर्षित। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि दो आवेश जो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि अपनी ओर खींचते हैं, तो कितने न्यूटन के बल से खींचते हैं, और यदि प्रतिकर्षित करते हैं, धकेलते हैं, एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, तो कितने न्यूटन के बल से धकेलते हैं या फिर एक दूसरे को रिपल करते हैं। हमारे इस कहानी के हीरो कूलॉम्ब ने इसी बल को ज्ञात करने के लिए यह नियम दिया, यानी कि यह जो नियम है इन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को कैसे ज्ञात किया जाए इसी के बारे में है। तो चलिए जानते हैं कि उन्होंने इसे कैसे ज्ञात किया। मान लीजिए कि दो बॉडीज A और B है, जिनमें एक पर आवेश Q1 है और दूसरे पर Q2 है। दोनों के बीच की दूरी D है। तो कूलॉम्ब के अनुसार इन दोनों आवेशों के मध्य, ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल F इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को मिला देते हैं तो देखते हैं कि F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बाई D²। अब हम इस समानुपात के चिन्ह को हटाने के लिए एक अचर राशि K लगा देते हैं, तब हमारा समीकरण कुछ इस तरह का बन जाता है। अब आप पूछेंगे कि K की वैल्यू क्या होगी। बाकी के मान तो क्वेश्चंस में दे दिए होंगे, लेकिन K का क्या? तो बंधु, K का मान माध्यम की प्रकृति और मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। अगर 2 मिनट के लिए हम मान लें कि हमारा जो माध्यम है वो हवा है या फिर निर्वात है या फिर वैक्यूम है, और पद्धति जो हम यूज कर रहे हैं वो SI पद्धति हो, तो K जो हमारा होगा उसकी वैल्यू 1/4πε0 हो गया। ठीक है, अब हमारे F का मान 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई D² के बराबर हो गया। किंतु ε0 जो है, जो कि निर्वात की विद्युतशीलता है, उसकी भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिसे आपको याद रखना होगा। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन याद रखना पड़ेगा, और वो है 8.854 गुणे 10 के पावर -12 C² बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि ε0 की वैल्यू इतनी ही होगी। अगर आपसे कोई पूछे कि ε0 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप सिंपल सा जवाब दीजिएगा कि 8.854 गुणे 10 के पावर -12 इसकी वैल्यू है, और इसका SI मात्रक, यानी कि ε0 का SI मात्रक जो है C² प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसलिए
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई 8.854 गुना 10⁻⁻12 c² प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कुछ अलजेब्रिक कैलकुलेशंस करने के बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति c² मिल जाएगी। एटलीस्ट अब हमारे पास f की फाइनल वैल्यू जो है 9 × 10⁹ Q1 × Q2/d² न्यूटन मिल गई। अब यदि माध्यम हवा या निर्वात के अतिरिक्त हो तो हमारा f जो हो जाएगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 × Q2/r² के सेम रहेगा, लेकिन केवल जो हमारा पारा वैद्युतांक एप्सिलॉन नॉट था उसमें k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि k जो होगा हमारा माध्यम का पारा वैद्युतांक होगा। अभी हमने f की फाइनल वैल्यू एसआई पद्धति में निकाल लिया। अब सोचिए कि CGS पद्धति में क्या होगा। तो CGS पद्धति में k का मान इस वाले k का नहीं, इस वाले k का मान 1 होता है, अर्थात हमारे f की फाइनल वैल्यू CGS पद्धति में Q1 × Q2/d² होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। सी यू।